सर। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? यस सर। यस तो सर। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, आज की जो क्लास है, द डिस्कशन इज अबाउट साइंस जो एटम का मॉडल अभी एक्सेप्ट करता है। ओके, और साइंस जिस मॉडल को अभी मानता है, इट्स नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दिस इज द मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम। अब साइंटिस्ट के इस थॉट के हिसाब से एटम कैसे देख लेते हैं कि एटम का जो ये मॉडर्न मॉडल है, इसके डेवलपमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का योगदान था। टू साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हाइसेनबर्ग। ये दो साइंटिस्ट ने दो थ्योरीज दी थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो थ्योरी एटम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि नील बोर का मॉडल तक हम लोगों ने पढ़ा था, बट इन दो साइंटिस्ट के थ्योरी आने के बाद एटम को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम। और मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम जो आया, उसको डेवलपमेंट में जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी थे उनको पहले समझ लेते हैं। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये थ्योरी दिया गया था बाय लुइस डी ब्रॉगली। ही इज मिस्टर लुइस डी ब्रॉगली, इनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। देखो, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप लोग सभी जानते हो। देखो, आइंस्टाइन को पहले से लगता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर होती है, जैसे कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ओके, ये आइंस्टाइन ने बोला था कि मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है। बट समय जैसे आगे बढ़ा, 1924 की बात है। ओके, 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर के पास भी डुअल बिहेवियर होगी। बड़ा अजीब सा बात है, मैटर के पास भी डुअल बिहेवियर। चलो, हम तो ये जानते हैं कि मैटर बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से। कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना हुआ है, तो पार्टिकल नेचर है उसके पास। बट वेव नेचर भी मैटर के पास है, तो अजीब सा बात हो गया। मैं मैटर हूं, एक कार भी मैटर है, तो मतलब दुनिया में कोई भी मैटर है उसके पास वेव नेचर भी होगी, ये डी ब्रॉगली ने बोला। तो हम लोग पढ़े थे कि चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर होती है, तो यहां तक तो चलो ठीक था। बट अब आया कहानी कि मैटर के पास भी डुअल नेचर है। चलो देखने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बोला। अब मैटर के पास डुअल नेचर है, इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल नेचर तो है ही, दूसरा वेव नेचर। अब वेव नेचर किसी के पास होगा तो उसके पास वेव लेंथ है। अब डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया था, वेवलेंथ कोई भी बॉडी का जो मूव कर रहा है, मतलब कोई भी मैटर जो मूव कर रहा है, वेवलेंथ
ऑफ अ मैटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला, देखना मजा आएगा ये वाला। वेवलेंथ ऑफ अ मैटर मूविंग विथ वेलोसिटी v। ओके, कोई भी मैटर जो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके पास वेवलेंथ होगी, और उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया h डिवाइडेड बाय mv। h होती है कौन सी कांस्टेंट? प्लैंक कांस्टेंट। Planck constant. आप लोगों को प्लैंक का वैल्यू मालूम है बेटा? 6.022 into 10 to the power 23। तो मोल का है 10 to the power minus 34. 6.626 into 10 to the power Minus minus 34 34 जूल सेकेंड, ठीक है ना? समझ गए, माइनस 34। तो उन्होंने बोला कि कोई भी मैटर जिसका मास m है, दिस इज मास, कोई भी मैटर जिसका मास कुछ है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसके पास वेवलेंथ होगी। ये एक नया रूल आ गया, ये डी ब्रॉगली ने बोला कि भैया कोई भी मैटर यदि मूव कर रही है तो उसके पास वेव नेचर होगी, मतलब समझ रहे हो, वेव नेचर होगी, ये वाला नेचर होगा। ओके, और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताना, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं मालूम? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को p बोलते हैं। p क्या होता है बता सकते हो क्या? Sir, momentum. मोमेंटम, ठीक है ना? तो बच्चों आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली के इक्वेशन को हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी भी लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखो, ये जो इक्वेशन डिराइव किया गया था, इसको डिराइव करने में थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स लगा था। अभी इक्वेशन कहाँ से आई इसके डिटेल्स में फिलहाल हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस से बहुत ऊपर की चीज है। ओके, बट हाँ ये इक्वेशन आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी में रखना, सिंपल सा चीज है। बट हाँ, इस इक्वेशन की डेरिवेशन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ होगा। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। बेटा आप लोग आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन जानते हो, एनर्जी और मास कंजर्वेशन वाला, क्या होता बताओ तो? E is equal to mc E square. is equals to mc square. Very good, great. E is equal to mc square. E is energy, m is mass, and c is velocity. Okay, velocity of light. Okay, हम लोगों ने एक प्लैंक का इक्वेशन भी पढ़ा है, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी पढ़ा है, तो उसमें एनर्जी का क्या इक्वेशन था, कोई बताएगा मुझे? mvr. प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेटा, सर एनर्जी इज इक्वल टू hv। hc बाय लैम्डा। हाँ, h न्यू को hc बाय लैम्डा, याद आया ना? एनर्जी जो क्वांटम की होगी वो hc बाय लैम्डा, ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी होगी। अब देखो, इक्वेशन 1 भी एनर्जी का फॉर्मूला है, इक्वेशन 2 भी एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ओके, तो देखो क्या आएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ओके, ये जो स्क्वायर है और ये c है मैंने काट दिया, लैम्डा को एक साइड ले गया, h बाय mc, मिलता जुलता इक्वेशन है, h बाई mv, h बाई mc। और बेसिकली ये वाला था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। अब c तो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट आपको मालूम है कि मैटर उतना वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो मैटर मूव नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग c के जगह में v लिख देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ये हो जाएगी फॉर मैटर।
फॉर मैटर। तो आइंस्टाइन और प्लैंक के इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं हम डी ब्रॉगली का लैम्बडा का इक्वेशन हम लोग समझ सकते हैं। ओके, गॉट इट। ये वाला एक्चुअली मैंने डिराइव किया फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसी से मैंने सी के जगह में वी डाल दिया फॉर मैटर। अब इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी भी लिखा जा सकता है। ओके, ये इक्वेशन क्लियर। तो डी ब्रॉगली ने सिंपल शब्दों में इशारा ये किया कि कोई भी मैटर मूव कर रही है तो उसके पास वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब क्या होता है, वेवलेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैटर के पास भी वेव नेचर है, ये डी ब्रॉगली ने बता दिया। चलिए, तो जल्दी से बता दो मुझे डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन मैंने बताया, देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग में याद है, क्योंकि ये दिमाग में रखनी है आप लोगों को। लैम्बडा इज इक्वल टू H by mb। H by MC। H by mb। ठीक है ना, वेरी गुड, जिसको h बाई p भी लिख सकते हैं। चलिए, m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज वेलोसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी, v इज वेलोसिटी और लैम्बडा इज वेवलेंथ विद दैट मैटर। ठीक, चलिए देखो बच्चों, आप लोगों ने ये माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आपके लेबोरेटरी में रखी रहती है। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, चीजों को थोड़ा जूम करके दिखाता है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बेसिकली वर्क करती है लाइट के प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, लाइट के वेव नेचर पे वर्क करती है। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है ना, वो वर्किंग प्रिंसिपल उसका होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, बट आप एक चीज जानते हो कि एटम जैसे छोटे चीजों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। बहुत माइन्यूट चीज, एटम जैसे चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जो यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है। इलेक्ट्रॉन तो कोई रेडिएशन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, उसके पास मास है, कुछ वॉल्यूम भी थोड़ा मोड़ा तो ऑक्यूपाई करता ही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, बस जस्ट पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वेव नेचर ऑफ मैटर पे, मतलब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ओके, नॉर्मल माइक्रोस्कोप वर्क करती है आपकी लाइट के ऊपर में, लाइट के वेव नेचर पे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो देख रहे हो ना बेटा, दिस इज नॉर्मल माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, आपने देखा होगा, ये वाला लैब में देखा है कि नहीं, ये वाला यस सर। है ना। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट पे वर्क करता है। ये वाला आपको धनबाद क्या मतलब इंडिया में भी शायद कुछ ही जगहों पे आपको मिलेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब रिसर्च लैब में ही मिलेगा आपको, धनबाद में शायद कहीं नहीं है धनबाद में। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, जो एटम जैसे छोटे चीजों को देखने में यूज किया जाता है, ये यूज करती है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब ये मैंने एक पर्टिकुलर इमेज दिखाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एडवांस्ड वर्जन के भी आ गए हैं। ओके, अब किस साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये एक बार नीट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने कंफर्म किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मर, जिन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, इन्होंने कंफर्म किया था। देखिए अब ध्यान से आ जाइए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। बेटा मुझे आप लोग बताना थोड़ा सा कि मास और वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट की इनवर्स? इनवर्स। तो मुझे एक बात बताओ, मास यदि कोई भी चीज का बहुत ज्यादा होगा तो उससे रिलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ
कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, कम होगा। बहुत कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन है, स्लो इलेक्ट्रॉन, मतलब आस्ते चल रही है। आस्ते चल रही है मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रही है, तो आस्ते ही माना जाता है स्पीड को। मास इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻⁻28, बहुत कम होता है, बहुत कम मास। स्पीड भी बहुत कम है, मास भी कम है, स्पीड भी कम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेवलेंथ ठीक ठाक है, 7 × 10⁻⁻4 मीटर, 7 × 10⁻⁻4 मीटर है। तो दिस इज नॉट इग्नोरेबल, इतना वेवलेंथ काफी होता है ना। वेवलेंथ जानते हो ना आप लोग? यस दो सर। क्रेस्ट यस या सर। ट्रफ के बीच में डिस्टेंस। ओके, तो वेवलेंथ काफी है। वहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट हो गया, मतलब फास्ट चल रहा है, मास तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन का। देखो इलेक्ट्रॉन का मैंने स्पीड कुछ 5.9 × 10⁶ मीटर, स्पीड बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो देख रहे हो वेवलेंथ काफी कम हो गई, 10 × 10⁻10 तक पहुंच गया। ये 10⁻4 ही था, 10⁻10 पहुंच गया। ओके, फिर भी चलो ठीक ठाक है, मास बहुत कम है, तो हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ कुछ ना कुछ तो है। बट यदि आप आ जाओ, अब थोड़ा सा मैं मास को बढ़ाता हूं, 1 ग्राम मास मैंने लिया है, मात्र 1 ग्राम मास। बस वही है बात की डे टू डे लाइफ में आ गए हैं हम। इलेक्ट्रॉन की मास इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके सामने 1 ग्राम तो बहुत बड़ा हो गया। तो 1 ग्राम मात्र मास हुआ है, स्पीड भी कम ही है, पर देखो आप वेवलेंथ कितना हो गया, 7 × 10⁻29, इतना ज्यादा हो गया, सॉरी इतना कम हो गया वेवलेंथ, 10⁻29, इतना कम हो गया वेवलेंथ। अर्थ के केस में आप देखोगे तो अर्थ का मास भी काफी है, स्पीड भी काफी है, तो वेवलेंथ देखो 10⁻63 कितना कम हो गया। तो आप इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो कि जो ये डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होती है, ये बहुत ज्यादा वैलिड है उन चीजों के केस में जिसका मास बहुत बहुत कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ठीक है, ठीक ठाक वेवलेंथ है, बट यदि मास जहां बढ़ने लगता है तो आपकी वेवलेंथ बहुत बहुत कम होने लगती है, इतनी कम हो जाती है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बोलने का मतलब, इसलिए जो आप दुनियादारी में बस देखते हो चल रहा है, ट्रेन देखते हो चल रहा है, उसकी वेव नेचर आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इतना कम है कि वो इग्नोर किया जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे चीजों के केस में इस वेवलेंथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे चीज के केस में वेव नेचर बहुत ज्यादा वैलिड है, बहुत ज्यादा वैलिड है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कम मास वाले चीज के केस में वेव नेचर बहुत ज्यादा वैलिड है, कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट मॉडर्न एटम के मॉडल को बनाने में बहुत मदद किया, देखेंगे बाद में। बट अभी फिलहाल दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे से चीजों के केस में वेव नेचर बहुत ज्यादा वैलिड है। ओके, और डाटा आपके सामने। अच्छा चलो, एक हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर ये डेरिवेशन करेंगे। हम लोग यहाँ इन क्वेश्चन से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे चीज के केस में कितना वेव नेचर होगा और बड़े चीजों के केस में कितना वेव नेचर होगा। देखो मास 0.1 kg है, तो इलेक्ट्रॉन के सामने तो ये मास बहुत बड़ा है, नो डाउट। वो इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको बोला है वेवलेंथ निकालने। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या वेवलेंथ निकाल के? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ओके, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.626 into 10⁻⁻34 ओके जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास मात्र 0.1 kg है, मूव कर रही है वेलोसिटी 10 से। ओके, 10 के वेलोसिटी से मूव कर रही है।
मतलब Sir, 0.1, 6.682. यही आंसर हो गया। ये 0.1 Yes, sir. इक्वल टू Yes, sir. ये वाला 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड नहीं होगा। मतलब सारे यूनिट्स को यदि आप काट दोगे तो यूनिट को काटने के बाद ये मीटर में आंसर आ जाता है आपका। ठीक है ना, सारा यूनिट काट लेना आप, क्योंकि जूल को फिर मैं लिख देता हूँ केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 होगा। ठीक है ना, और नीचे में केजी मीटर सेकंड -1 यूनिट काट सकते हो ना आप लोग। ओके, गॉट इट। चलिए, अंडरस्टूड। चलिए, ये वाला जूल हो गया और जूल सेकंड है, काट के मैं बता ही देता हूँ। देखो, ये जूल सेकंड होती है। ओके, तो सेकंड -2 है और सेकंड है, तो कितना हो जाएगा? सेकंड -1 हो जाएगा। सेकंड -1 सेकंड -1 कटा, केजी कटा, केजी कटा, मीटर कटा, मीटर कटा, तो मीटर बचा। से गॉट इट बच्चों। चलिए, यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये मैं लिख देता हूँ, जूल को आप लोग केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 लिख सकते हो। चलिए, तो मुझे एक बात बताना, चलो ये तो अलग बात हो गई। मुझे एक बात बताओ, ये जो आंसर आपका आता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर, क्या ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। छोटा है। छोटा है ना, तो इग्नोर मारो। तो बॉल जैसे चीज, मतलब डे टू डे लाइफ चीज, जो चीजों को आप देख सकते हो अपने जीवन में, उनके केस में वेव नेचर बहुत कम है, नेग्लेक्ट मारो। बट चलिए, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये एनसीईआरटी ही की दोनों क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन की मास इतना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, उसको उसका वेवलेंथ निकालने बोला गया। तो इस सम को बनाने का एनसीईआरटी ने जो तरीके से बनाया वो थोड़ा घुमा के बनाया, बट मैं एक डायरेक्ट मेथड आपको बताता हूँ। मैं ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके बता दूंगा। वैसे लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी, ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे आया। लैम्डा इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2m ke। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, h आपको मालूम है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। Yes, sir. इसको सॉल्व करने के बाद रफली आता है 896.7 नैनोमीटर। और आपको मालूम है कि वेवलेंथ नॉर्मली नैनोमीटर में मेजर होती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 10 टू द पावर -9 मीटर वेवलेंथ के केस में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, कंसिडरेबल है। ओके, तो हम लोगों ने इन दो न्यूमेरिकल से ये समझा कि ये जो आपका बॉल था उसमें 10 टू द पावर -34, हटाओ, खत्म करो। बट इलेक्ट्रॉन के केस में ये इतना है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। गॉट इट। चलिए, अब यही सब स्टेटमेंट बाद में क्वांटम मॉडल का स्टेटमेंट बना। साइंस आज एटम को जिस तरह देखता है, जिस तरह समझता है। ओके, एक्चुअली मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको काफी काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में। देखो बच्चों, मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना, तो आप लोग क्या होता है? हाफ mv Half mv square. Square. ठीक है ना, हाफ mv स्क्वायर होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इसको m से ऊपर नीचे इंटू करता हूँ। mv स्क्वायर को ऊपर भी m से इंटू किया, नीचे भी m से इंटू किया। कोई दिक्कत क्या? इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा? नहीं। No, sir. मैं इसको लिख सकता हूं अब हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ओके, मैं ये भी कर सकता हूं, ये 2m को उधर भेज सकता हूं। 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, और यदि मैं बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया तो मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैं p के जगह में लिख सकता हूं रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। ठीक है ना, मैं इस इक्वेशन को चेंज करके अब एक फॉर्मेट ले आया h बाई 2m काइनेटिक एनर्जी।
ओके, ये वाला डेरिवेशन के हिसाब से मैंने अभी आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिया। ये डेरिवेशन समझ आया? कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. नो सर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। नहीं तो क्या करेंगे, बहुत बच्चे फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, हाफ mv² लगाओगे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इससे आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकालोगे तो लंबा चौड़ा स्टेप होगा, फिर उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में आप डालोगे। तो 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा, आपकी मर्जी कौन आपको अच्छा लगे ये आप देख लो। बट हाँ, कुछ चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, 2-3 बार डिराइव कर लोगे तो चीजें समझ आ जाएगी आपकी। ओके, दिस इज अ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। लैम्डा इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/2m काइनेटिक एनर्जी। कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ तो क्या गलत लिखा हुआ है? अंडर रूट अंडर रूट ठीक Under root. है ना, अंडर रूट पूरा ही मिटा देता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√/2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, कीप इन माइंड दिस वन, इंपॉर्टेंट वन। ओके, चलिए अब एक और होता है, क्वेश्चन आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ में, जैसे कि देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है और इन दोनों प्लेट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डाला है, पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन भागेगा कि नहीं भागेगा, किधर भागेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव प्लेट? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। ओके, तो जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा मतलब क्या है, मैटर, इलेक्ट्रॉन मैटर है, मैटर मूव कर रहा है, तो इसके पास वेवलेंथ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, वो पॉजिटिव प्लेट की ओर भागा मतलब वेलोसिटी आ गया इसके पास जब मूव की। तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ वेलोसिटी है और वो मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास वेव नेचर है। तो चलिए हम लोग ऐसे केस में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दे देगा आपको 1 वोल्ट का यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे नॉर्मली, बट कितना होगा, 5 दे सकता है, 10 दे सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोलेगा। कैसे निकालो, देखो ध्यान से। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, मुझे बताना गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लासेस फिजिक्स में पढ़ा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। मालूम है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला दुनिया जहान जानता है, हाफ mv² ही तो होती है। वर्क डन का फॉर्मूला बता दो, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला बता दो मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज इनटू Potential different. चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब v को फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए मैं इधर m से इंटू कर देता हूं। हाफ mv² को मैं m से इंटू कर दिया और इधर भी m से इंटू कर देता हूं। कोई इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा दोनों साइड m से इंटू करने से, बिल्कुल नहीं। चलिए No, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, m² v² हो गया, m² v² मैं p² लिख दूं यहाँ पर डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। m² v², देखो m इंटू हुआ, m² हो गया v², m² v² p², और ये 2 को मैं उधर लेके चला गया, 2m³ समझ आई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, mv इक्वल टू मोमेंटम होता है, अंडरस्टूड। तो m² हो गया, v² हो गया, तो p² इज इक्वल टू 2m³v, v इज पोटेंशियल। तो p का फॉर्मूला आ गया √/2m³v। ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू
h डिवाइडेड बाय 2m qv और ये रूट है। ओके, गॉट इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। और v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। q क्या है? चार्ज, कितना चार्ज है? q इज चार्ज और m इज मास ऑफ द चार्ज और h इज प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो इस फॉर्मूला को एक और ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। देखो बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट ओवर 2m ev। यदि इलेक्ट्रॉन है ev। अब बताना मुझे एक बात आप लोग, ये बस कुछ भी चेंज किया, ये q के जगह में मैं मान रहा हूं स्पेशल केस फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, 2 फिक्स है, h भी फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एक वेरिएबल है। अब सारे कांस्टेंट का वैल्यू यदि मैं पुट कर देता हूं, सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देता हूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट ओवर सॉरी सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देने के बाद आ जाता है ये 1.23 डिवाइडेड बाय रूट v नैनोमीटर। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, और सब केस में मत लगा देना ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन एक हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि पोटेंशियल मानो दिया हुआ है, मानो 100 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है, दो प्लेट के बीच में 100 वोल्ट की पोटेंशियल लगी हुई है, तो लैम्डा निकालने बोला तो 1.23 डिवाइडेड बाय रूट 100 हो जाएगा 10, है ना? आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बट सिर्फ फॉर इलेक्ट्रॉन गलती मत कर देना, सब केस में नहीं होगा, बट नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट एग्जाम में बना सकते हो, नहीं तो फिर आपको बनाने के लिए बहुत झंझट लेना पड़ेगा। चार्ज लिखोगे, मास लिखोगे, वेलोसिटी मतलब सॉरी पोटेंशियल लिखोगे, तब जाके सॉल्व करो। दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन। और कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के और कोई चीज है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m qv। ओके, चलो समझ आ गया। तो हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं, चलो उन फॉर्मूला को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल टू क्या देखा? h बाई mv ठीक है ना? दूसरा क्या फॉर्मूला देखा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो 2m root over 2m k काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने देखा कि कोई चार्ज रहेगा, कोई पर्टिकुलर चार्ज है जिसकी मास m है, तो 2m क्यूब v इज पोटेंशियल। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1.23 रूट v नैनोमीटर। ओके, v इज पोटेंशियल। एक बार दिमाग में इनको बैठा लो। ओके, चलिए क्या इस सम को आप बना सकते हो? आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत बेटा? कैलकुलेटर मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv। h मालूम है, मास ऑफ अ फोटोन। देखो फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8. 10 to the power 8. मीटर पर सेकंड, सब स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। ओके, तो v भी आपको मालूम चल गई। मास निकालने बोला है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, बट ये ध्यान देना है लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3.6 into 10 to the power minus 10 मीटर। सॉल्व हो जाएगा। तो मास एक अननोन है, उसको सॉल्व कर लेना है। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, v आपको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, कोई भी फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा। ओके, सॉल्व कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। हो जाएगा ना बच्चों?
ही रहेगा ये, समझ गए? देखो अब इस इक्वेशन से उन्होंने प्रूव कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये इक्वेशन है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। बेटा मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम में जो भी एरर आएगी वो वेलोसिटी के कारण आएगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ओके, मान लो एक पल के लिए, सॉरी ये क्या हो गया, मान लो एक पल के लिए कि मैंने इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लिया। मान लो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मैंने एग्जैक्टली मेजर कर लिया, तो कोई भी चीज का मैं एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लेता हूं तो उसका एरर इन पोजीशन कितना होगा? 0 हो जाएगा, है ना? यदि मैं एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिया हूं तो उसका एरर इन पोजीशन तो 0 हो गया। गॉट इट? अब चलिए एरर इन पोजीशन यदि 0 हो गई है, ओके, एरर इन पोजीशन मान लो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है, मान लो एक पल के लिए, ओके, तो चलो मैं देखता हूं कि यदि एक इक्वेशन में, मान लो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में मानो x का वैल्यू आपने सही निकाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है y का वैल्यू भी क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना भैया। एक इक्वेशन में यदि x का वैल्यू आप सही निकाल लेते हो तो y का वैल्यू भी सही निकल जाएगा। चलो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, मान लो एरर इन पोजीशन को 0 मैंने कर दिया, 0 के आसपास कर दिया, तो हमारी एरर इन वेलोसिटी भी बहुत कम ही रहना चाहिए, 0 का आसपास ही रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एरर इन वेलोसिटी कितनी होगी तब। ओके, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, एरर इन वेलोसिटी निकालता हूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ओके, नीचे क्या होगा, ये मास नीचे ले आऊंगा, ये डेल्टा एक्स नीचे ले आऊंगा, इनटू मास इनटू डेल्टा एक्स। ओके, और डेल्टा एक्स तो 0 हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है? इन्फिनिटी। अनडिफाइंड रहती है इन्फिनिटी, है ना, अनडिफाइंड। तो बोलने का मतलब क्या है, यदि मैं मान रहा हूं कि मैंने एरर इन पोजीशन को 0 कर दिया है, तो मेरा एरर इन वेलोसिटी जो है इट्स टेंड्स टुवर्ड्स क्या? इन्फिनिटी, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मतलब भैया कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा एक कैलकुलेशन में एरर 0 है और दूसरा वाला कैलकुलेशन में इन्फिनिटी एरर है? तो हाइसेनबर्ग ने यही बात बोली कि ये इम्पॉसिबल है बेटा। यदि कोई सोच रहा है कि उसने एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर लिया है तो उसके मुताबिक एरर इन वेलोसिटी या एरर इन मोमेंटम भी 0 रहना चाहिए, तो वो तो इन्फिनिटी एरर आ जाती है। और ठीक उसी प्रकार मान लो आप सोच रहे हो कि मैंने मोमेंटम को एग्जैक्टली निकाल लिया, तो एरर इन पोजीशन आप निकालने जाओगे तो 0 से डिवाइड करो तो एरर इन पोजीशन आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हाइसेनबर्ग ने यही बात बोली कि साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोई इंसान यदि बोल रहा है कि उसने एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या बोलो मोमेंटम को मेजर कर लिया है, तो वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये इस इक्वेशन से प्रूव कर दिया गया है। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई? ये हायर क्वांटम मैकेनिक्स से आई। आप लोग बच्चे हो, साइंस वाले, नए पढ़ना शुरू किए हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स का नाम आप लोगों ने जस्ट सुना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस जितना क्वांटम मैकेनिक्स को समझेगा ना, उतना ज्यादा एटम को समझ सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज के प्रॉपर्टी को समझने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। अब सोडियम है, जैसे कि देख लो एक पल के लिए, सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। नियॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि इसका लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये फटाक से लूज कर देता है और बहुत रिएक्टिव होता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये रिएक्टिव नहीं है। तो हमने एटम के अंदर में झांका, तब जाके समझा कि क्यों सोडियम रिएक्टिव है और क्यों ये नियॉन रिएक्टिव नहीं है। तो मतलब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एटम को तो अच्छा से समझना ही है, एटम के अंदर में जाना और एटम के अंदर में क्या कहानी चल रहा है उसको समझना जरूरी है। बट 1927 से पहले तक
हमारा ये समझ था कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी बताया जा सकता है, जो गलत समझ था। और 1927 के बाद हमारा थॉट बदल रहा है और एक नया पढ़ाई आ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है, तो उसी मुताबिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। तो एटम को देखने का नजरिया आप बदलना शुरू होगा, क्योंकि नील बोर के थ्योरी को हाइसेनबर्ग ने रिजेक्ट कर दिया। हाइसेनबर्ग ने बोला ये नहीं हो सकता है, और इसने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया। इसकी डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि हाइयर डेरिवेशन है, आप लोग रिसर्च लेवल में जाओगे तभी ये डेरिवेशन समझोगे। फिलहाल इसकी डेरिवेशन आपको करना नहीं है, यदि आप करने जाओगे तो फंसोगे, दिमाग पगलाएगा, उल्टा पुल्टा आपके दिमाग में आएगा। बस ये एक बहुत हाइयर साइंस है। क्वांटम मैकेनिक्स जितना साइंस समझने की कोशिश कर रहा है, उतना ज्यादा वो डेवलप कर रहा है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अरविंद स्क्रॉडिंजर, मतलब 2-4 साइंटिस्ट, एक आदमी ने ही क्वांटम मैकेनिक्स ने डेवलप किया था। अरविंद स्क्रॉडिंजर है, हाइसेनबर्ग है, पॉल ड्रैंक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया, जिससे एटम को अच्छा से समझना स्टार्ट हुआ। तो अरविंद स्क्रॉडिंजर जो थे ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो थ्योरी अरविंद स्क्रॉडिंजर ने दिया था, उससे आके अलग अलग साइंटिस्ट कुछ कुछ बात पूछते रहते थे हरदम, क्योंकि आधा से ज्यादा साइंटिस्ट को क्वांटम मैकेनिक्स समझ ही नहीं आता। तो अरविंद स्क्रॉडिंजर से सब जाके मिलता था, सब पूछता था कि सर ये कैसे है, ये कैसे का है, ऐसे आप बोल रहे गलत है, ये है। तो अरविंद स्क्रॉडिंजर बोला, लास्ट में मालूम है क्या बोलने लगा वो, कि हम क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ दिए, हम हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं अब। मतलब दुनिया, मतलब आधा दुनिया समझ नहीं पा रहा था उन सब चीजों। तो लास्टली बोले कि बुड़बक को कौन समझाने जाए, साफ बोल दिया कि हम तो हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसे भी उल्टा पुल्टा चीज बोल दिए। बट जैसे ही समय आगे बढ़ा तो इनके थ्योरीज का इंपॉर्टेंस पता चला और एटम को और अच्छे से समझने में पॉसिबिलिटी आई। चलो देखेंगे आगे में, ये सारे चीज देखेंगे आने वाले क्लास में, ये सारे चीज देखना है हम लोगों को। ठीक है, देखो हाइसेनबर्ग ने क्लियर शब्दों में बोला कि डेफिनेट पाथ वाली कहानी सब गलत। डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम डेफिनेट पाथ में घूम रहा है, फिक्स्ड वेलोसिटी है, फिक्स्ड एनर्जी वाला पाथ है, वो गलत वाला बात। हाइसेनबर्ग ने टोटली रिजेक्ट कर दिया बोर का थ्योरी और बोला कि वो जो डेफिनेट पाथ और डेफिनेट वेलोसिटी वाला कहानी है वो नहीं है, होगा, रूल्ड आउट। ओके, साफ शब्दों में बोल दिया। आपको मैं एक बात और बता दूं, आप लोग बहुत खुश होते हो, न्यूटन का लॉज बनाते हो, न्यूटन का थ्योरी यूज करते हो। आप न्यूटन का नियम लगा के, ठीक है, कार है, बस है, ट्रेन है, इसके वेलोसिटी निकाल लेते हो, इनका एक्सेलरेशन निकाल लेते हो, एक गिवन टाइम में कहाँ होगा वो निकाल लेते हो। बट मैं बता दूं, न्यूटन का प्रिंसिपल लगा के यदि आप इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे ना, तो नहीं निकाल पाओगे। न्यूटन का नियम नहीं चलता है वहां। मोशन आपने पढ़ा है ना, मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन न्यूटन के लॉ से होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बट न्यूटन का नियम एटम के अंदर में कैलकुलेशन करने जाओगे इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो फेल हो जाओगे, नहीं चलता है। ओके, तो नया साइंस आया जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझाया, क्वांटम मैकेनिक्स, देखेंगे हम लोग। अब चलो देख लो ध्यान से, हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया और जिसके बेसिस पे नया एटम का मॉडल आएगा, ये प्रिंसिपल ठीक डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल के जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में बहुत ज्यादा लागू है। बट मैक्रोस्कोपिक चीज, मैक्रोस्कोपिक मतलब डे टू डे लाइफ थिंग्स, बड़े बड़े चीज जिनका मास ज्यादा है, उनके केस में उतना एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल डे टू डे लाइफ थिंग्स में उतना एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ जिनका मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों के केस में हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा लागू होता है। और हमें एटम को ही समझना है, तो इलेक्ट्रॉन एक एटम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इलेक्ट्रॉन के केस में हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा लागू होगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दो न्यूमेरिकल से। ओके, ये दो न्यूमेरिकल आपको आइडिया क्लियर करवाएगा हाइसेनबर्ग के थ्योरी का। देखो, एक गोल्फ की बॉल है जिसका मास मात्र 40 ग्राम है, मास बहुत कम है, ठीक है ना। स्पीड मूव कर रहा 45 मीटर प्रति सेकंड से। ओके, और एरर इन वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है ना उसका मेजर किया गया विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब ±2% की एरर है इसकी स्पीड में। तो बोला गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी। एक बॉल है 40 ग्राम का, 45 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है,
एरर इन वेलोसिटी जो है 2%। 2% किसका, जो मेजर किए उसका। तो ये वाला आता है कुछ 0.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये एरर इन वेलोसिटी आ गया। अब एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। ओके, यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi इंटू मास नीचे लाऊंगा, वेलोसिटी नीचे लाऊंगा। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करो। ओके, ये मास नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों को मालूम है, 4 पाई का वैल्यू मालूम है। मास ऑफ बॉल दिया हुआ है 40 ग्राम, इसको 40 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी में कर लेना, ठीक है ना। और डेल्टा वी आपको 0.94 मीटर पर सेकंड दिया, और सब दिया हुआ, सबको सॉल्व करना। जस्ट जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू आती है आपकी, वैल्यू आती है 1 सेकंड रुकिए, इसकी वैल्यू आती है आप कितनी, 1.46। हाँ, 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पे आता है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एरर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? छोटा। बहुत छोटा है ना। मतलब मास देखो, मात्र 40 ग्राम हुआ है, मात्र 40 ग्राम मास, मात्र 40 ग्राम मास। ओके, जिसका मास, सॉरी, इसका वेलोसिटी इतना है और एरर इतना है उसमें। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एरर इन पोजीशन तो इतनी ही आ रही है, इतनी। इसको नेग्लेक्ट कर सकते है ना, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता। तो मतलब बोलने का मतलब है कि देखो, एरर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे मतलब छोटा ही एरर रहे, तो ये एरर को आप इग्नोर मारो। और डे टू डे लाइफ में अब नहीं चल रहा है इनका नियम, बट हाँ, एटम जैसे चीजों में बहुत ज्यादा चलेगा। देखो क्या किया जा रहा है, एक माइक्रोस्कोप के मदद से एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने का कोशिश किया जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक माइक्रोस्कोप की मदद से, एक माइक्रोस्कोप की मदद से एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर करने का कोशिश किया जा रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं मेजर हुआ, बट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम है वो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को इतना के डिस्टेंस, मतलब ये 0.1 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से, मतलब फोटोन बम्बार्ड करता है, और फोटोन बम्बार्ड करके इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का कोशिश कर रहा है एक एटम में। ये डेप्थ में मत जाओ कि फोटोन बम्बार्ड करके कैसे लोकेट करता है, सिंपली समझो कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो लोकेट हो रही है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, बोलने का मतलब कि यहाँ पे सोचा होगा इलेक्ट्रॉन, बट मिल रहा है यहाँ पे। मतलब एरर जो है पोजीशन में वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। बोला जा रहा है कि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मेजरमेंट में कितना अनसर्टेनिटी आ रहा है। आप इसको सॉल्व करते हो, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई होती है। देखो, तो मुझे एरर इन वेलोसिटी निकालना, चलो सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बताया, h by 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा ना, मास भी नीचे आ जाएगी, मास भी नीचे में आ गई। h का वैल्यू आपको मालूम रहता है, प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई आपको मालूम है, x ये डेल्टा x आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, मास, मास इलेक्ट्रॉन का मालूम होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। तो सारा वैल्यूज आप यदि पुट कर देते हो बच्चे और कैलकुलेट करते हो, तो एरर इन वेलोसिटी जो आता है वो 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आता है कैलकुलेट करने के बाद। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो, बट अब मुझे कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाना है, मुझे आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है। कॉन्सेप्ट आप पकड़ो यहाँ पे कि डेल्टा वी आ रही है 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड,
मुझे ये बताना कि ये एरर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है। बड़ा। बहुत बड़ा है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन में मैंने मात्र इतना एरर रखा है, और इतना छोटा एरर एडिशन में एरर कितना बड़ा एरर है, बहुत इलेक्ट्रॉन पोजीशन के मेजरमेंट में। यदि आप सोच रहे हैं तो देख लो कि एरर इन वेलोसिटी कितना है। तो मतलब सही बात है कि आपने ये भी गलत कैलकुलेशन किया। ओके, हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे से चीज के केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, एक कहानी समझो। देखो आप लोग, देखो इस चीज को मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मान लो एक पंखा है आपके, देखो घर में पंखा होगा छत पे, अभी तो पंखा घूम रहा है, मानो है ये दूसरा ब्लेड है। ओके, ये पंखा का तीसरा ब्लेड है, ठीक है ना। अब मानो ये पंखा घूम रहा है। ओके, ये पंखा घूम रहा है। अब ये पंखा जो घूम रहा है, मैं बोलूंगा कि ये पंखा का ब्लेड यहाँ पे है। जिस टाइम में बोला कि ये ब्लेड यहाँ पे, ये सचमुच में यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ चल जाएगा। मैं बोलूंगा ब्लेड यहाँ पे है, वो घूमते हुए यहाँ चल जाएगा। मैं बोलूंगा ब्लेड यहाँ है, अगले ही पल यहाँ पे रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस पंखे का ब्लेड का आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो क्या जब पंखा घूम रहा है? नो सर। नो सर। ठीक वही कहानी इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है एटम के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। एक्चुअली अब जो पढ़ोगे आने वाले टाइम में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अब बात होगी प्रोबेबिलिटी में, कि हाँ इतना % चांस है इलेक्ट्रॉन का यहाँ मिलने का। ओके, जैसे कि देखो ये जगह में ये जो रीजन है, ये रीजन है, आप यहाँ पे 100% तो नहीं बोल सकते हो कि ब्लेड रहेगा ही रहेगा, बट हाँ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या इतना % चांस है इस रीजन में ब्लेड का रहने का। तो एग्जैक्ट में आप बात नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पाया जाएगा वहां पाया जाएगा। अब बात होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इतना % चांस है इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइसेनबर्ग ने सिंपल शब्दों में ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, वेलोसिटी यदि आप बताने का कोशिश कर रहे हो तो वो गलत बता रहे हैं, और ये फॉर्मूला तो प्रूव कर ही दिया है। और इस फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। याद रहेगा ना फॉर्मूला? देखते हैं किसी बच्चों को याद है क्या ये फॉर्मूला? जल्दी बोलना, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या है। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी हाँ इसको लिख सकते हैं एम डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू h by 4 पाई। 4 पाई। उससे कंफ्यूज मत कर देना। लैम्डा इज ग्रेटर देन, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, डी ब्रॉगली से कंफ्यूज मत करना, ठीक है? समझ गए? टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। देखो हम लोग ये पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़ते हैं काफी जूनियर क्लास में कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। बट क्या इसको प्रूव किया जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहेगा? हाइसेनबर्ग के प्रिंसिपल से ये प्रूव किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में नहीं रहेगा। ओके, चलो देखते हैं क्यों नहीं रहेगा। ये जो बड़ा सा मैंने एक सर्कल बनाया है, ये मान लो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सचमुच इतनी बड़ी नहीं होती है, बट मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, ये वाला न्यूक्लियस है। अच्छा, एक पल के लिए मैं मानता हूं चलो कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, एक पल के लिए मैं मान रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन मिला जाके यहाँ, तो इतना जो दूरी है वो क्या हो गया? मेरा एरर इन पोजीशन एरर इन पोजीशन। मैं बोला यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे,
ये वाली मेरी एरर इन पोजीशन हो गई। अब न्यूक्लियस के अंदर में सबसे बड़ा एरर क्या हो सकता है? मैं सोचूंगा न्यूक्लियस के डायमीटर के एक छोर पे है तो वो मिला जाके दूसरे छोर पे, तो सबसे बड़ा एरर क्या हो सकता है? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के बराबर ही हो सकता है कि नहीं? यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है तो एरर इन पोजीशन का सबसे बड़ा एरर क्या होगा? डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? चलो अब बच्चों मुझे बताना एक बात, ये आपको मालूम हो ना हो बट ये जान लो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है ना, इट इज रफली ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 टू द पावर -15 मीटर के आसपास होती है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो एरर इन पोजीशन है वो 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -15, ये हमारी एरर है यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है। यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है तो ये हमारी एरर इन पोजीशन है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -15 को मैं 1 इंटू 10 टू द पावर -15 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 टू द पावर -15 मतलब 2 से इंटू करो तो 0.00002 होगा, कुछ 1 से इंटू करो तो 0.0001 होगा, कोई डिफरेंस होगा क्या ज्यादा? नहीं। No, Okay, sir. तो मैं एरर इन पोजीशन को 2 इंटू 10 टू द पावर -15 के जगह 1 इंटू 10 टू द पावर -15 मान रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो आप इक्वेशन लगाता हूँ, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये इक्वेशन मैंने लगाया। ओके, अब इस इक्वेशन में मैं कोशिश करूंगा एरर इन वेलोसिटी निकालने का। मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, देखो हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल लगाने का मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने का कोशिश कर रहे हैं एक छोटा सा जगह है, मतलब बहुत कम एरर है ना, छोटा सा जगह में है तो मतलब बहुत कम एरर है। तो उस छोटा सा जगह में यदि बोल रहे हैं कि इतनी कम एरर में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो हम एरर इन वेलोसिटी निकालते हैं। सारा वैल्यू को पुट करते हैं, h बाई 4 पाई, मास को नीचे ले गए, डेल्टा एक्स को नीचे ले गए, सारा वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हो आप, जब इसको सॉल्व करते हो तो एरर इन वेलोसिटी आ जाती है आपकी 5.79 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इस पोर्शन को इग्नोर भी कर दूं तो 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 10 मतलब लगभग 100 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जैसे छोटे से जगह में पाया जा सकता है तो उसकी एरर इन वेलोसिटी जो आएगी वो 100 गुना लाइट की आएगी। अब इतनी बड़ी एरर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, 100 गुना लाइट की एरर। आप मुझे बताओ, कोई भी चीज लाइट के वेलोसिटी के बराबर ही नहीं चल सकता है, दुनिया में कोई भी चीज लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं चल सकता है। तो 100 टाइम्स एरर कैसे आ सकती है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट में? यदि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत कैलकुलेशन में मेरा 500, 1000 या 10,000 का डिफरेंस आ सकता है, बट मेरा कैलकुलेशन में इतना बड़ा एरर आ रहा है, मतलब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेकार का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मतलब यदि मैं न्यूक्लियस जैसे छोटे से जगह में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का बात कर रहा हूँ तो मैं बेकार बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी एरर इतनी बड़ी वेलोसिटी में आ जाएगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट स्कूल एग्जामिनेशन में ये पूछी जाती है कि प्रूफ कीजिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जा सकता। बस सिंपल सा यही कहानी कि उसकी एरर इन वेलोसिटी 100 गुना हो जाएगी लाइट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, sir. चलो ये क्वेश्चंस तो मैं करूंगा। ये निकाल सकते हो, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन स्पीड, इजीली निकाल सकते हो ना। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, ये वाला दिया हुआ एरर इन पोजीशन 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। इलेक्ट्रॉन का मास मालूम रहता है, एरर इन पोजीशन निकालना है, h मालूम है, 4 पाई मालूम है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए
ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे बताना है, यस, नो, कैनॉट बी डिटरमाइंड, चलिए क्या होगा इसका आंसर बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर बताओ जल्दी से। Cannot be determined. चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है, चलो कैनॉट बी डिटरमाइंड हटाओ, दो ही ऑप्शन में रखता हूँ, यस नो। आपको क्या लग रहा है, यस नो? स्टूडेंट्स क्या No. लग रहा है, यस कि नो? No. No. चलिए, No. देखते हैं हम। देखो एक कार है जिसका वजन इतना ज्यादा है, अब उसके स्पीड को मेजर किया गया है इतने के प्लस माइनस में, इतने के एक्यूरेसी में मेजर किया गया, और उसका वेलोसिटी का इतने के एक्यूरेसी में मेजर किया गया। ओके देखो ध्यान से, सॉरी वेलोसिटी नहीं, उसके पोजीशन को, ओके उसके पोजीशन को इतने के वेलोसिटी में मेजर किया गया। एक कार है जिसका वेट इतना ज्यादा है, उसका स्पीड में इतनी की एरर है और पोजीशन में इतनी की एरर है। बोल रहा है कि क्या हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल लागू है? देखो बच्चों एक बात मैं बता दूं कि नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाते हैं तो आप लोग यही समझ लेते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये स्टेटमेंट तो हम लोग देते हैं, बट पढ़ाने टाइम हमारे मुंह से ये भी निकलता है कि बड़े बड़े चीजों के केस में ये थ्योरी लागू नहीं होगा, जिसके मास कम होते हैं वहां पे ये लागू होगा। आप वो वर्ड को तो पकड़ लेते हो, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप हमारे शब्द में नहीं पकड़ पाते हो। ओके ध्यान से सुनिएगा, ओके बाद में आते हैं। ओके अब कहानी ये है कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ट्रुथ क्या है। देखो ये वाला चीज का जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी का जो वैल्यू है, वो ग्रेटर देन या बराबर रहना चाहिए इससे, तब जाके हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल वैलिड होता है। ठीक है मास बड़े बड़े चीजों के केस में वैलिड नहीं होती है, बट कभी आपको दोनों वैल्यूज दी रहेगी, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम का वैल्यू दिया रहेगा, तो दोनों के प्रोडक्ट को डाल के आपको चेक करना पड़ेगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई से है कि नहीं। यदि है तो हाइसेनबर्ग का थ्योरी लागू, यदि नहीं है तो हाइसेनबर्ग का थ्योरी लागू नहीं। मैं आपको बता देता हूँ एच बाई 4 पाई तो एक कांस्टेंट होती है, बट इसका वैल्यू आप दिमाग में रख सकते हो, 5.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 33 जूल सेकेंड। ओके अब डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ये देख लो, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 दिया हुआ है। मास, सॉरी ये वाला मैंने मास लिख दिया पहले। एरर इन पोजीशन 16 मीटर दिया हुआ है, एरर इन वेलोसिटी 0.0011 दिया हुआ है। तो 16 3 या 48, 48 और ये 10 टू दी पावर 3 और ये कुछ है जो भी होगा 10 टू दी पावर माइनस 33 बहुत छोटा है, इससे तो ये वैल्यू बढ़ा ही बढ़ा है। ओके इससे ये वैल्यू बढ़ा ही बढ़ा है। तो मतलब देख रहे हो ना आप, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 टू दी पावर माइनस 33 से बड़ा ही आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो जब बड़ा आ रहा है तो हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल वैलिड है। ओके आपसे ये नहीं पूछा गया कि कितनी एरर इन पोजीशन है, एरर इन वेलोसिटी है, ये नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कि ये प्रिंसिपल वैलिड है कि हाँ, एज पर द डाटा गिवन हियर ये प्रिंसिपल वैलिड है, क्योंकि मैंने चेक किया इस वैल्यू से तो ये बड़ा है। ओके बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा तो इक्वेशन वैलिड है। चलो मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। What is the minimum product of uncertainty in momentum and position of a moving electron? Minimum product of uncertainty in momentum and position of a moving electron.
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये कॉम्पिटिटिव सर h/4 पाई। वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या बोला गया है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। बोला गया है कि मिनिमम सबसे कम कितना होगा मोमेंटम और पोजीशन में जो एरर है उसका प्रोडक्ट, तो मिनिमम क्या होगा, इक्वल टू है या बड़ा है, तो मिनिमम होने के लिए क्या है, इक्वल टू होना, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सबसे छोटा क्या हुआ, इक्वल टू, तो h/4 पाई होगा मिनिमम। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब देखो, आज तो हम लोग डिटेल्स में नहीं देख पाएंगे, बट मैं आज हल्का सा आपके दिमाग में एक इंटरेस्टिंग चीज डाल देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 थ्योरी आपको बताया, वो 2 थ्योरी के मदद से एटम का नया मॉडल को बनाया गया। मतलब कि हाँ, एटम अब ऐसा होना चाहिए, साइंस सोचा, साइंटिस्ट लोग सोचे। तो ये मॉडल तो डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास ही डील करेंगे, बट थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, न्यूटन के जो नियम है, क्लासिकल न्यूटनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन के जो नियम है, वो ठीक है, बहुत अच्छा से काम करता है। जब आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन, क्रिकेट बॉल इत्यादि के केस में लगाओ, उसका वेलोसिटी, उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश करो, बहुत अच्छा से निकलता है। बट आपको मालूम है एक बात, कि चीजों को अच्छे से समझने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको भी समझना बहुत जरूरी। तो इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक चीज ठहरा, बहुत कम मास है। तो न्यूटन के नियम को लगा के जब इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझने का कोशिश किया गया है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, नहीं निकल पा रहा था, गलत रिजल्ट आ रहा था। तब साइंस को ये महसूस होने लगा कि नहीं भैया, यदि दुनिया में चीजों के प्रॉपर्टी को समझना है तो एटम को समझना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी के सही कैलकुलेशन आज तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो नहीं कर पा रहा। अब साइंस को एक नया नियम का जरूरत पड़ने लगा, कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे चीजों के मोशन को कैलकुलेट कर सकता है। ओके, तो आइए एक नए नियम, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में कैलकुलेशन करता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो छोटे छोटे चीज है, उसके मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करता है क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारे कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिक्स से ही हो सकते हैं। ओके, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स था, ये डेवलप किया गया था वर्नर हाइसेनबर्ग और अरविंद स्क्रॉडिंजर के द्वारा, एज पर एनसीईआरटी। बट और बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत योगदान था, पॉल डायरेक्ट, फिर आपका मैक्स बॉर्न, इन सब का बहुत योगदान था क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में। बट हाँ, एनसीईआरटी में वर्नर हाइसेनबर्ग और इनका नाम लिखा गया। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो इलेक्ट्रॉन के केस में बड़ा अच्छा कैलकुलेशन कर रहा था, बट साथ में